मैं पिताजी की तरह विद्वान तो नहीं, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि पहले यह गांव एक मछली के आकार का था और तब इस पर कौओं के बहुत आक्रमण हुए। और जब एक सयाने को बुलाया गया तो उसने पूरे गांव का ही आकार बदलने को कहा। इसलिए ये गांव अब एक शेर के आकार का है। रोज क्यों आ जाता है? मेरी समझ में तो कभी नहीं आया। मज़ा तो बहुत आता था। हम 2-3 जन गर्मियों की दोपहर में गली में नाली के किनारे खाट पिछा आम चूसते। गुठलियों के ढेर पर अक्सर परियां नाचते हुए मिल जाती। छोटी छोटी परियों को काका ढूंढ निकालता, उनसे बातें करता। सामने एक गंदी नाली बैंगनी रंग की नदी में बदल जाती। परियां एक एक कर उड़ती और नाली के मुंडेर पर उगे मेथी के साग पर आ बैठती। नीलांजन सब भासे रविपुत्र यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनै। मुझे और मेरी बहन को मेथी का साग बहुत पसंद है, खासकर नाली के किनारे उगने वाला। दादी रोज जाकर उसको चुन लाती। आलू और दही के साथ उसको परोसा जाता। कुछ परियों को तो मैंने ज़रूर खाया होगा, क्योंकि जिस दिन भी मैं साग खाता सपने में परीलोक पहुंच जाता। कई बार परियों ने शिकायत की कि मैंने उनकी आत्मा अपने पेट में छुपा ली है। एक दिन मेरे पर भी उगाएंगे शायद। माँ सोई है। साधु सोच रहा है कि बत्ती जलाते ही उस पर पीली रोशनी पड़ेगी। माँ शायद अब जाग ही जाएगी। वैसे सामने वाली दीवार की भी एक कहानी है।
रवि उसका अपना पुत्र नहीं, ये कहानी मेरी दादी हमेशा सुनाती थी। घास से हरा और आंखों पर खींची अंबर की छत्तर से नीला। मैंने सूरज से पीला चुराया, फूलों से लाल। झूलती घास से हरा और आंखों पर खींची अंबर की छत्तर से नीला। रवि की मां को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ऐसे में रवि का गांव के बाहर पड़ी जंग लगी मैटाडोर में मिला चमत्कार ही था उसके लिए। प्रभाकर रोज वहां स्पेयर पार्ट्स चुराने जाता था, तभी उसको एक दिन रवि मिल गया। रवि के मिलने से पहले कुंती ने बड़े प्रपंच रचाए। जंगी को बुलाया गया, जिसके कुल 12 बच्चे थे। आइए आइए। चुप रहो, सब चुप रहो। सूर्य, एक बालक को गिरने दे, समय की सीमाओं को लांघ कर उसे जन्म लेने दे, गिरने दे, मेरे हाथों पर या फिर मेरी गोद में। कुंती, बालक ने जन्म लिया या नहीं? हाँ, और उसने तो स्तनपान भी शुरू कर दिया। उसके बाद उस पक्षी को मारकर प्रसाद के रूप में बांट दिया गया। ऐसा टोटका पहले किसी ने नहीं देखा था। सूर्य से बच्चा मांगने की वजह से लोगों ने रवि की मां का नाम कुंती रख दिया। बाद में यही नाम बदलकर कुंतो हो गया। शायद अब वह सोच रहा है कि बत्ती जलने में देर हो रही है आज, जबकि ये गलत है। मुझे और उसे दोनों को रोज़ यही आभास होता है, पर माँ रोज़ अपने समय पर उठती है, बत्ती एकदम सही समय पर ही जलेगी। पिताजी ने मुझे एक दिन इसके बारे में विस्तार से बताया था। मेरी जागृत अवस्था में ये सब बातें बकवास मालूम पड़ती हैं। आंख बंद देखने से ही इनका असली मतलब समझ में आता है। अपनी समझ जेब में रख, पिताजी एक दिन दहाड़े थे। तब से मैं समझ को जेब में लिए घूम रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक पीतल की डिब्बी भी खरीदी थी। मेरे सिरहाने पड़ी सुराही में से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। माँ को बोला तो उसने पिताजी को बोलने के लिए बोला, अगर वह खुद ही देख ले तो क्या परेशानी। सुराही तो सालों से टपक रही है, उसको कभी भी उसकी जगह से ना हिलाया जाता। पिताजी रोज रात को उसमें पानी भर कर रख देते। बस पानी पियो ना पियो, पर सुबह सुराही खाली हो जाती है। पानी की बूंदें बस एक जगह टपकती थीं,
जमीन नम हो गई और वहां से तरह तरह के पेड़ पौधों का विकास होना आरंभ हुआ। पहले तो माँ रोज सवेरे पौधों को जड़ से उखाड़ देती, पर फिर एक दिन मेरी दादी ने मना कर दिया। बरगद का पेड़ है, तोड़ने से अपशकुन होगा। पेड़ बढ़ता गया और आज मैं उसी पेड़ के नीचे सोता हूँ। पेड़ तो छत फाड़ कर बाहर निकल चुका है तथा उस पर तरह तरह के पक्षी निवास करते हैं। अब तो ये पेड़ लगभग पूरे घर में ही फैल चुका है। हमारा घर इसी कारण बड़ा प्रसिद्ध हुआ। बरगद वाले घर का पता कोई भी बता देता। तब मेरे पिताजी ने एक अनोखी कल्पना की। पूरे घर में फैले हुए बरगद के तने को काट छांट कर उसे काम लेने लगे। मेज, कुर्सी, पलंग सब एक ही तने के तरह तरह के रूप बन गए। मैं तो उसी पेड़ के नीचे सोता हूँ, वो मेरा पलंग उसी की जड़ से बना हुआ है। गांव में अफवाह फैलने लगी। इस बात पर बड़ी चर्चा हुई कि आखिर दादी ने बरगद के पेड़ से अपने घर का सत्यानाश क्यों करवा लिया। कुछ लोगों का मानना था कि दादी ने उस पेड़ से विवाह किया था, दादाजी के मरने के भी कई वर्षों पहले। और फिर मैंने एक दिन दादी को देखा। योगो योग विधान नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह वपुश्री मांकेशव पुरुषोत्तमा सर्वशर्व शिवस्था भूतादिर्निर्व्यया शंभो भावनो भर्ता। दादी कमरे के अंदर आई, तने की परिक्रमा की, आलिंगनबद्ध किया, उसको चूमा, दही दूध चढ़ाया और फिर उसके नीचे लेट गई। विवाह की बात सच थी। पिछले कुछ दिनों से माँ को बचपन की अनेकों घटनाएं याद आने लगी थी। इससे वह काफी परेशान थी और थोड़ी डरी भी हुई थी। उसने सुन रखा था कि मृत्यु से पहले बचपन एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर जाता है। ये तो उस ढूंढी का असर है, वरना ऐसी विचित्र क्रिया पहले कभी नहीं देखी। माँ सोई है। साधु सोच रहा है कि बत्ती जलाते ही उस पर पीली रोशनी पड़ेगी। माँ शायद अब जाग ही जाएगी। समझाइए इस साधु को। उसने अपने
अपनी परछाइयों से समझौता कर लिया है। कपड़ों पर लगी फुलकारियों की चमक उसकी आंखों से कहीं ज्यादा। इसकी इसी जिद के कारण तो रोज रात खतरनाक सांपों को पकड़ना पड़ता है। तू अपने दफ्तर समय से जाया कर। कुछ भी करो गैरहाजिरी तो लग ही जाती है। समय की चिंता मत कर, कल रात कौओं ने घड़ियाल फोड़ दिया। पर ना कुंती, ना प्रभाकर और ना ही उसने, जिसे अब तो सचेत हो ही जाना चाहिए था, ने ध्यान दिया कि कोई और भी उसके पद चिन्हों पर नजर गड़ाए बैठी है। सबके जाने के बाद बिट्टी चुपके से आई, साधु के चरणों की धूल बटोरी और उसको जाकर गमले में डाल दिया। उसके बाद उसने उसमें गुलाब का पौधा लगाया। उसका विश्वास था कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा साधु का प्रेम उसके लिए बढ़ता जाएगा। और संगीत के बल पर उसने क्षणों में पौधा उगा भी लिया और उस पर फूल भी आ गए। बिट्टी साधु के प्रेम में थी, पर साधु का जीवन ज्यादा न था। कुंती अपना टोटका सफलतापूर्वक कर चुकी थी। सोमनाथस्य श्रीशैल्यमल्लिकार्जुन उज्जनीयामहङ्कार मोङ्कार ममलेश्वर उपरल्या वैजनाथञ्च डाकिन्या भीमशङ्करं सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैल्यम्।